Yes, once again very warm welcome in Lisanings for my e-lecture। आज की इस वीडियो के अंदर हम कॉन्सेप्ट देखेंगे सिलेबल का। ये कॉन्सेप्ट वी डिस्कस अंडर फोनोलॉजी। फोनोलॉजी का सब्जेक्ट है, इसके अंदर हम ह्यूमन स्पीच जो साउंड्स होते हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हैं, उनके फंक्शंस को देखते हैं। यानी दिस इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड एट पर्टिकुलर लेवल। सो फोनोलॉजी की फर्दर हम टू ब्रांचेस बनाते हैं। वन इज़ सेगमेंटल फोनोलॉजी, जिसके अंदर सेगमेंट्स जो होते हैं फनीम्स होते हैं, स्टडी ऑफ साउंड्स एट फनीम लेवल। इन द सेम वे देयर इज़ अनदर ब्रांच दैट इज़ सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी, अबव द लेवल ऑफ फनीम, वन स्टेप नेक्स्ट टू द फनीम। वो सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी जिसके अंदर हम सिलेबल्स को डिस्कस करते हैं। इसी तरह डिफरेंट जो कनेक्टेड स्पीच होती हैं, वर्ड्स को जब मिलाकर पढ़ते हैं तो उसमें डिफरेंट फीचर्स को हम अप्लाई करते हैं, जिस तरह असिमिलेशन है, इसी तरह इलीजन है, लिंकिंग है। ये सारे फीचर्स जो हैं वो डिफरेंट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिलेबल। तो पहली बात तो ये है कि सिलेबल कम्स अंडर सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी, इन विच वी सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी क्या है कि स्टडी ऑफ साउंड्स, स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड्स अबव द लेवल ऑफ फनीम। अब सिलेबल्स के अंदर हम सिर्फ एक फनीम की बात नहीं करते, हम देखते हैं कि किस तरह डिफरेंट फनीम्स जो हैं वो मिलते हैं और वो प्रोनंसिएशन का एक यूनिट बनते हैं, यूनिट ऑफ प्रोनंसिएशन। सो सिलेबल को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक फोनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा फोनोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। फोनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आपको पता है उसके अंदर हम देखते हैं कि हाउ टू प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड्स, प्रोड्यूस कैसे किए जाते हैं, फिर उनको परसीव कैसे किया जाता है, और उसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वेव फॉर्म्स के अंदर जब साउंड मूव करते हैं तो उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, टोन कैसी है, फ्रीक्वेंसी कैसी है। इसी तरह हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ अकूस्टिक फोनेटिक्स के अंदर देखते हैं। तो अकूस्टिकली स्पीकिंग, फोनेटिकली स्पीकिंग अगर हम सिलेबल की डेफिनेशन करें तो सिलेबल जो है, पहली बात तो ये है कि दिस इज़ यूनिट ऑफ प्रोनंसिएशन, अनइंटरप्टेड यूनिट ऑफ स्पीच, जिसके अंदर हमारे पास एक सेंटर होता है एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिलेबल इज़ सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिलेबल हैज़ लिटिल और नो ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन क्या होती है? रुकावट। अब जो सिलेबल को फोनेटिकली हम डिफाइन कर रहे हैं उसमें क्या है, यानी this is an uninterrupted unit of speech in which central part of the syllable has little or no obstruction and comparatively louder। central part जो है syllable का वो क्या होता है, उसमें less obstruction होती है, little or no obstruction। वो क्यों? क्योंकि central part के अंदर vowel होता है और all the vowels जो हैं, all the vowels are produced without any kind of obstruction। obstruction उनमें नहीं होती। obstruction mean रुकावट। वो रुकावट कैसे बनती है? जब डिफरेंट स्पीच ऑर्गन्स आपस में कांटेक्ट करते हैं तो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन बन जाती है, हर्डल, ऑब्स्टेकल और obstruction बन जाती है। उसके जो सराउंडिंग पार्ट होते हैं, सराउंडिंग पार्ट डू नॉट हैव ऑब्स्ट्रक्शन आर लेस लाउडर। ये है फोनेटिकली स्पीकिंग। फोनेटिकली हम यही देखते हैं कि फोनेटिक्स के अंदर साउंड्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं। तो सिलेबल की प्रोडक्शन के हिसाब से हम देखें तो सिलेबल का सेंट्रल पार्ट जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड होगा, राइट, सॉरी, उसके अंदर लेस ऑब्स्ट्रक्शन होगी या बिल्कुल ही ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो नहीं होगी एज कंपेयर टू द मार्जिनल और सराउंडिंग एलिमेंट्स जो हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये एग्जाम्पल देखें, कैट, पहली जो डेफिनेशन हमने की है अनइंटरप्टेड। अब देखिए कैट, देयर इज़ नो इंटरप्शन। तो ये एक कॉन्टिन्यूस स्पीच है कैट, और इसके अंदर जो सराउंडिंग एलिमेंट है इसमें ऑब्स्ट्रक्शन है। इसी तरह अगेन आपको पता है ख इज़ वेलर साउंड एंड थ इज़ एल्विलर साउंड, तो इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है और कॉन्सोनेंट्स जितने प्रोड्यूस होते हैं उसके अंदर पार्शियल और फुल ऑब्स्ट्रक्शन होती है। तो सराउंडिंग में कॉन्सोनेंट्स होते हैं, इस वजह से हम कहते हैं कि सिलेबल की जो सराउंडिंग है उसके अंदर पार्शियल और फुल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो होगी और वो लेस लाउडर होंगे, जबकि जो सेंट्रल पार्ट है वो वाउल है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो नहीं होगी। फॉर एग्जांपल ए। इन द सेम वे कट, अट, आ, दिस इज द वाउल साउंड एंड इट विल बिकम द सेंट्रल पार्ट ऑफ सिलेबल। इन द सेम वे कोई भी श्वा है फॉर एग्जांपल, या फिर ए साउंड है, या फिर सीट, ईट, ई,
अब ई जो साउंड है इसके अंदर राइट वो वाउल साउंड है, और वाउल साउंड जो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो नहीं होती। ये है हमारे पास इसकी फोनेटिक डेफिनेशन। अब इसी तरह इसकी फोनोलॉजिकल डेफिनेशन देखें तो फोनोलॉजिकल के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह हम डिफरेंट साउंड्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, उनका ऑर्डर क्या है, उनके पॉसिबल कम्बिनेशंस क्या हैं, और पॉसिबल कम्बिनेशंस कौन कौन से साउंड्स मिलकर किस किस्म का जो है वो वर्ड बना सकते हैं। तो ये हम देखते हैं फोनोलॉजी के अंदर। तो हम इसी पर्सपेक्टिव के अंदर फोनोलॉजिकल इसकी जब डेफिनेशन देखेंगे तो क्या होगी जी, दिस इज अगेन unit of pronunciation or uninterrupted part of language in which we have nuclear elements as well as certain marginal elements, and nuclear elements are always vowel. That mean कि central जो part है वो vowel syllable का वो हमारे पास vowel होगा, और sometime we have syllabic segment। अगर वाउल नहीं है तो कोई और कॉन्सोनेंट्स जो है दैट कैन ऑल्सो सर्व एज द न्यूक्लियस ऑफ द सिलेबल। तो जब कोई कॉन्सोनेंट जो है विल सर्व एज अ सेंटर और एज द न्यूक्लियस ऑफ द सिलेबल, देन वी विल कॉल दैट कॉन्सोनेंट एज अ सिलेबिक कॉन्सोनेंट और सिलेबिक सेगमेंट। सिलेबिक कॉन्सोनेंट और सिलेबिक सेगमेंट के हवाले से हम तफसील के साथ फिर जिक्र करेंगे, इसके डिफरेंट जो एग्जांपल्स हैं। अभी इस तरह देखें, फोनोलॉजिकली स्पीकिंग देयर आर सर्टन मार्जिनल एलिमेंट्स। मार्जिनल एलिमेंट्स में क्या होंगे, कॉन्सोनेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है पेंट, राइट, पेंट, फ एंड ए, दिस इज डिफ्थांग, you know that's the combination of two vowels in which first vowel glides towards the second। ये एक ही सिंगल ही वाउल कंसिडर किया जाता है, लेकिन जिसके अंदर दो वाउल होते हैं, जिसमें पहला वाउल जो है वो ग्लाइड करता है, मूव करता है, कंटिन्यूसली मूव करता है टुवर्ड्स द सेकंड वाउल। अब इसमें फ एंड ठ साउंड, ये हमारे पास मार्जिनल एलिमेंट्स हैं। अब क्वेश्चन होता है, अब बात यहाँ तक हमें ये क्लियर होगी कि सिलेबल जो है एक अनइंटरप्टेड पार्ट ऑफ स्पीच है, यानी इंटरप्शन जो है वो इंटरप्शन से पहले फॉर एग्जांपल if I say beautiful, so there are three interruptions. So this is an uninterrupted part, this is one syllable, and this is, ये please जरा मार्क कर दीजिएगा दोनों। Yes, in the same way, beautiful. So these are three syllables because there are three interruptions, right? So now question arises कि how we can count number of syllables in one word, right? Because there are so many words which are monosyllable, some words are disyllable, some words are trisyllable. If a word, एक अल्फाज एक लफ्ज़ के अंदर अगर एक सिलेबल है तो वो मोनोसिलेबल होगा, दो है तो फिर डाइसिलेबल होगा, तीन है तो फिर ट्राइसिलेबल होगा, और दो से ज़्यादा है तो उसके लिए हम पॉलीसिलेबल वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन पेंट, तो इसमें ये एक वर्ड है, इसके अंदर एक ही सिलेबल है तो ये मोनोसिलेबल वर्ड है। इस तरह आगे हम डाइसिलेबल, ट्राई और पेंटा, टेट्रा और पॉलीसिलेबल की एग्जांपल्स देखेंगे। अब एक वर्ड में कितने सिलेबल हैं उसको कैसे पता चलेगा? एक आप ये देखेंगे, वन पफ ऑफ एयर प्रोड्यूसेस वन सिलेबल, वन पफ ऑफ एयर। फॉर एग्जांपल व्हेनेवर यू स्पीक, फॉर एग्जांपल कैट, कैट, इफ यू पुट योर हैंड एट दिस प्लेस, अपना हाथ रखें सामने, आप जो है मुंह से हवा जो निकली कि वो आपके यहाँ पर टकराएगी, दैट्स द वन पफ ऑफ एयर। फॉर एग्जांपल कैट, ओनली वन। ऑन द अदर हैंड, इफ यू प्रोनाउंस दिस साउंड ब्यूटीफुल, इट वुड बी प्यू, you would feel puff of air at this place, T, second time, full, third time. So the number of puff of air, जितनी बार ये हवा जो है वो प्रेशर के साथ बाहर आएगी, उतने ही एक वर्ड के अंदर जो है क्या होंगे जी, सिलेबल्स होंगे। इसी तरह नंबर ऑफ वाउल साउंड, कोई वर्ड है तो उसके अंदर जितने वाउल लेटर्स नहीं, अल्फ़ाबेट नहीं, वाउल साउंड सॉरी, वाउल साउंड्स जो हैं उनकी जो तादाद है, जितने वाउल साउंड्स होंगे उतने ही उस वर्ड के क्या होंगे जी, सिलेबल होंगे। और मज़ीद कॉम्प्लेक्स होगा तो फिर उसमें सिलेबिक कॉन्सोनेंट होंगे, तो उसको हम बाद में देखेंगे। इसी तरह मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, जितनी बार आपके फॉर एग्जांपल ब्यू एक बार मूवमेंट हुई है, देन टी सेकंड टाइम मूवमेंट एंड फुल थर्ड टाइम मूवमेंट, तो इस तरह भी हम देख सकें। इसके अलावा देयर आर सो मैनी अदर थियरीज रिगार्डिंग
the concept of syllable. For example, one theory is that is named as chest pulse theory. इसमें ये है कि आप whenever you produce different words or different sounds, you can feel a pulse or beat on the chest. For example, the same word view, if you put your hand on your chest, for view, one beat or pulse you would feel T second time and full third time. So the number of chest pulses, chest beats that you feel, that will decide the number of syllables in a word. जितनी बार आप यहाँ पर ये chest beat या pulse feel करेंगे, उतने ही एक word के अंदर क्या होंगे जी, syllable होंगे. ये different theories हैं, वो हम अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. इसी तरह आप देखें नहीं, स्ट्रक्चर हमारे पास ये है कि ये सेंटर में अगर हम बात करें फोनोलॉजिकल डेफिनेशन की, तो सेंटर में ऑलवेज न्यूक्लियस होता है और इसके जो मार्जिनल एलिमेंट्स हैं उसमें कॉन्सोनेंट्स होते हैं. जो इनिशियल कॉन्सोनेंट है, द कॉन्सोनेंट विच कम्स बिफोर द न्यूक्लियस, उसको हम कहते हैं रिलीजिंग कॉन्सोनेंट, और जो कॉन्सोनेंट्स बाद में आते हैं उनको हम कहते हैं अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट्स. इस पूरे जो हमने डेफिनेशन की है, इसका स्ट्रक्चर अगर देखना हो तो ये ग्रीक वर्ड में ये सिग्मा, इससे हम सिलेबल को शो करते हैं. इसी तरह सिलेबल को इसका स्ट्रक्चर देखें तो टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है. वन पार्ट इज ऑनसेट और सेकंड पार्ट इज राइम, राइट. एंड राइम को फर्दर हम डिवाइड करते हैं कि राइम कंसिस्ट ऑफ टू ब्रांचेस. वो टू ब्रांचेस कौन सी हैं? एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस को पीक भी कहते हैं क्योंकि ये जो है वो लाउडर पार्ट होता है, इस वजह से हम इसको पीक बोलते हैं. और दूसरा हिस्सा इसका क्या है? खोडा. अब ऑन सेट कौन से होंगे जी? ऑन सेट वो कॉन्सोनेंट्स होंगे जो आएंगे बिफोर द राइम, बिफोर द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस से पहले जो कॉन्सोनेंट्स आएंगे उन्हें हम ऑन सेट कहेंगे. और इसी तरह राइम के अंदर राइम के टू पार्ट्स हैं, न्यूक्लियस एंड खोडा. और न्यूक्लियस के बाद खोडा का मीन होता है टेल. खोडा मीन्स टेल. तो ये टेल है. बाद में जो आ रहे हैं कॉन्सोनेंट्स उनको हम खोडा कहते हैं, राइट. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है कैट, राइट, कैट. अब इसमें ख जो है ये हमारे पास ऑन सेट है, ए जो साउंड है ये हमारे पास न्यूक्लियस है, पीक है, एंड थ साउंड जो है हमारे पास ये खोडा है. इसी तरह ऐसे वर्ड जो एंड हो रहे हैं सिलेबल्स विच आर एंडिंग एट कॉन्सोनेंट्स, राइट. कॉन्सोनेंट्स एंड पे अगर है यानी उसका इख्तिताम सिलेबल का जो है वो खोडा के ऊपर हो रहा है, तो देन वी कॉल एज क्लोज्ड सिलेबल, क्लोज्ड सिलेबल. और अगर ऐसा कोई वर्ड, ऐसा सिलेबल हमारे पास आ गया है कि विच एंड्स विथ वाउल, राइट, न्यूक्लियस एंड विदाउट खोडा, खोडा नहीं है और एंड हो रहा है किस पर जी? वाउल के ऊपर, तो ऐसे सिलेबल्स को हम कहते हैं ओपन सिलेबल. ओपन सिलेबल कौन सा होगा? जिसका इख्तिताम जो है वो वाउल के ऊपर होता है. क्लोज सिलेबल कौन सा होता है? जिसके एंड पर कॉन्सोनेंट साउंड होगा. इसी तरह ये आप एग्जांपल देखें. फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर हर लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट काइंड का स्ट्रक्चर है. इंग्लिश के अंदर जो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स हैं, अब एक कॉन्सोनेंट, दो, तीन, चार, पाँच, कितने कॉन्सोनेंट्स आ सकते हैं इंग्लिश के अंदर बतौर खोडा, और कितने आ सकते हैं बतौर ऑनसेट, उसकी तादाद मखसूस है. फॉर एग्जांपल ये फार्मूला आप देखें कि ये C03, इट शोज दैट कि ऑनसेट कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं? विच कम इन द बिगिनिंग ऑफ द वाउल साउंड. न्यूक्लियस से जो पहले आते हैं उनको कहते हैं खोडा. खोडा में मैक्सिमम 3 कॉन्सोनेंट्स हो सकते हैं और मिनिमम क्या है जी? 0, यानी कोई भी नहीं हो सकते. ऐसे भी वर्ड्स हैं, ऐसे भी सिलेबल्स हैं जो स्टार्ट होंगे डायरेक्टली फ्रॉम द राइम, दैट मीन्स न्यूक्लियस से स्टार्ट होंगे. और उसमें जब खोडा हमारे पास नहीं होगा तो उसकी अलामत जो है, हम कह देंगे खोडा नहीं है, उसकी अलामत हम इस तरह शो करते हैं कि नल खोडा, यानी 0 खोडा है उसके अंदर. ये इस सिंबल के जरिए हम उसको शो करते हैं. अब जो इसी तरह
ऑन सेट नहीं है तो तब हम इस तरह कह देंगे, सम टाइम कोडा नहीं होगा तो तब भी हम इस सिंबल के जरिए शो कर देंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन कोडा वो 0 से लेकर 4 तक है। मैक्सिमम किसी भी इंग्लिश सिलेबल को लेंगे तो उस सिलेबल के न्यूक्लियस के बाद मैक्सिमम कॉन्सोनेंट्स की तादाद कितनी होगी, 4 होगी। अब इसका मतलब ये है कि ये कॉन्सोनेंट्स 3 आ सकते हैं और बाद में मैक्सिमम 4 आ सकते हैं। इसी तरह उर्दू का जो स्ट्रक्चर है दैट्स अ बिट डिफरेंट, in which I think that is maximum number of consonants in Urdu language वो 0 से 1 तक उसकी रेंज है, और इस तरह नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन कोडा टेल बाद में आने वाले कि मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस हैव गॉट डिफरेंट काइंड ऑफ सिलेबल स्ट्रक्चर। अब ये जो कॉन्सोनेंट्स आपस में मिलते हैं तो इसको हम कहते हैं ये क्लस्टर बन गया, कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। अब फोनेटिक्स सब्जेक्ट है जिसके अंदर हमने देखना होता है कि पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हैं। कोडा के अंदर जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं। तो उसी तरह फॉर एग्जांपल ये ऑन सेट है तो सॉरी इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास मैक्सिमम 3 कॉन्सोनेंट्स होंगे, तो हमने उनके नेम रखे हुए हैं, ये प्री इनिशियल है, पोस्ट इनिशियल है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वर्ड है स्प्लिट, तो ये इसको प्री इनिशियल कहेंगे, इनिशियल को ये पी जो है इनिशियल हो जाएगा, ल पोस्ट इनिशियल, एंड जो आई ये ए साउंड है ए, राइट सेट एट ए, स्प्लिट लेट एट ए, तो ये साउंड है, तो ये हमारे पास बाउल है, न्यूक्लियस है, इस तरह आगे प्री फाइनल है। इसी तरह जब आप ये कोडा को देखते हैं तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये साउंड है हमारे पास फिफ्थ आई जो है यहाँ पर। अब ये पॉसिबल जो कॉम्बिनेशंस हैं ये डिफरेंट काइंड्स के ऑन सेट के अंदर भी जो कॉन्सोनेंट क्लस्टर बनते हैं उनकी टाइप्स हैं, और इसी तरह कोडा के अंदर जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं उनकी भी टाइप्स हैं जो हम अलग से एक वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एट द मोमेंट आपको यही याद रखना है कि ये भी एक तरीकाकार है जिसके ज़रिए हम जो पहले 3 कॉन्सोनेंट्स हैं उनको डिनोट करते हैं कि प्री इनिशियल, इनिशियल एंड पोस्ट इनिशियल, एंड जो बाद में आने वाले होते हैं जिनको कोडा कहते हैं उनको हम कहते हैं प्री फाइनल, फाइनल, पोस्ट फाइनल एंड पोस्ट फाइनल 2। इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन है और पॉसिबल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स हैं, उसकी टाइप्स, उसमें कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, क्या हर साउंड जो है उससे इंग्लिश के अंदर कोई सिलेबल स्टार्ट हो सकता है, या कुछ साउंड ऐसे भी हैं जिसके अंदर इंग्लिश का कोई सिलेबल स्टार्ट जो है वो नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें ये साउंड, इसका मतलब ये है कि आपको इंग्लिश में कोई ऐसा सिलेबल नहीं मिलेगा कि जो इस साउंड से सिंग के एंड पे फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी सिंग, यस, ये एंड पे जो हम साउंड रखते हैं ये स्टार्ट में भी क्या आ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं साउंड्स के जो अलाउ करते हैं ख़ास किस्म का कॉम्बिनेशन, और कुछ अलाउ नहीं करते। तो ये चीज़ें हम डिटेल के साथ बाद में पढ़ेंगे। इसी तरह आप देखें ये जो C03 है तो ये मैक्सिमम जो एक स्ट्रक्चर है, एक जो पॉसिबिलिटीज़ हैं कॉन्सोनेंट्स की, मार्जिनल एलिमेंट्स की, वो यहाँ पर दी गई। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखें। फॉर एग्जांपल कैट है, यहाँ पर आप इसको डिनोट कर सकते हैं कि कैट में ख एट CVC, इन द सेम वे ये वर्ड है आइज। आपने जब एग्जांपल्स कोड करनी है तो आपने कैट दूसरी तरफ भी आप लिखेंगे अल्फ़ाबेट के अंदर, लेटर्स के अंदर, फॉर एग्जांपल कैट, राइट, सो दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन, दिस इज कैट, दिस साउंड इज ए। इन द सेम वे ये साउंड है eyes, right, this is eyes, s sound, not z, eyes. You can say v and c, this is gow, right, so gow, g sound is c, v, and then there won't be c because consonant is not here, so this is only cv. In the same way I, right, I. So this is simple. This is what that I'm focusing, that vowel is the compulsory and obligatory element. Syllable के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो वाउल होगा और ये obligatory और compulsory part है, जबकि consonants in the form of onset और consonants in the form of coda
ऑनसेट एंड कोडा ये ऑप्शनल पार्ट है, ये नल भी हो सकते हैं। ऐसे भी सिलेबल्स हैं जिनके अंदर जो कोडा है वो नल होगा, ऑनसेट भी नल होगा, जिसकी एग्जांपल आपके सामने है। इसी तरह ये है जी ट्राई, CCV। इसी तरह हमारे पास है स्ट्रे, CC एंड V। जिस तरह स्ट्रीट, ये हो जाएगा स्ट्रीट, CV एंड C। दिस इज स्ट्रेंज एंड अगेन वी हैव स्ट्रेंज एंड ants we will say it is starting from the vowel sound and it become V and ants, C and C. So here let me share the longest monosyllable English word that we have, that is screeched, S-K-R, that is this one, screeched. So this is C, V and C. Here you see this is C3, V and C2, right? Screeched. So in this way there are so many syllables in, and if you look at the structure or the internal elements of any syllable, किसी भी syllable के आप elements को जब देखेंगे, marginal elements और उसका जो न्यूक्लियर एलिमेंट्स है, उसमें आपको मैक्सिमम जो है वो यही नज़र आएगा, C03V, C04। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। सिलेबल के कॉन्सेप्ट के हवाले से सेम वीडियो जो है वो इंग्लिश मीडियम के अंदर भी मौजूद है, ये उर्दू मीडियम के अंदर बनाई गई है अपने स्टूडेंट्स की आसानी के लिए। स्टे कनेक्टेड विद लिसानिक्स के साथ जुड़े रहिए मज़ीद सीखने के लिए। बहुत शुक्रिया।